गरीब सुमन ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपने दोनों बेटे सूरज और रवि की शादी करवाई थी। सुमन की दोनों बहुएं भी गरीब परिवार से थी, इसलिए सुमन कभी भी अपनी बहुओं को भला बुरा नहीं कहती। पर घर आए रिश्तेदार सभी सुमन के कान भरते हैं। अरे सुमन, तू इतनी भोली है, इसीलिए तू गरीब रह गई और तेरे 2 बेटे थे, तूने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ क्यों की? अरे कैसे ना करती बहन, मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं और वैसे भी बड़ी मुश्किलों से तो पैसों का इंतजाम हुआ था। अगर इस साल शादी नहीं करती तो वो पैसे भी खर्च हो जाते। अब तुझे कौन दिमाग दे सुमन। अरे तेरे 2 बेटे थे, पहले एक बेटी की शादी करती और मोटा दहेज मांगती और उसी दहेज से अपना घर बनवा कर दूसरी बेटी की शादी कर लेती और उससे भी मोटा दहेज लेती। इस तरह से तेरी गरीबी भी खत्म हो जाती। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है बहन, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ, इसीलिए समझ सकती हूँ। और वैसे भी मेरी बहुएं भी बहुत गरीब है पर बहुत संस्कारी, इसीलिए मुझे दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुमन के रिश्तेदार सुमन को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे और दहेज मांगने के लिए कह रहे थे, पर सुमन है जो अपने रिश्तेदारों की बात ही नहीं मानती। तभी वहाँ सुमन की दोनों बहू दिव्या और नैना आ जाती है और दोनों जब देखती है कि उनके घर आए रिश्तेदार उसकी सास के कान भर रहे हैं तो दोनों बहन आपस में बातें करने लगती है। नैना, अब हमें ना जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जिस तरह से ये रिश्तेदार हमारी माँ जी के कान भर रहे हैं, शायद माँ जी इनकी बातों में जल्दी आ जाएंगी। फिर देर किस बात की दीदी, आप चुटकी बजाकर इनकी जुबान बंद कर दो और मैं चुटकी बजाकर इनकी याददाश्त मिटा दूंगी। और जब ये दोनों घर जाएंगे तो इन्हें खुद के सामने रखे हुए पैसे भी नजर नहीं आएंगे और फिर सब इन्हें पागल करेंगे, तब आएगा मजा। इस तरह से दूर खड़ी नैना और दिव्या चुटकी बजाकर अपने घर आए रिश्तेदारों की याददाश्त मिटा देती है और उनकी जुबान भी बंद कर देती है। जिसके बाद उस औरत को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराई अपने घर जाती है, जहां वो अपनी तिजोरी खोलती है और देखती है कि उसकी तिजोरी खाली है। ये देखकर वो औरत चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। जिसके बाद वो औरत अपनी बहू बेटों को तिजोरी के पास लाकर खड़ा कर देती है और खाली तिजोरी दिखाने लगती है। माँ जी, क्या हो गया है आपको? आप हमें तिजोरी क्यों दिखा रही हैं? सब ठीक तो है ना? माँ, में इशारे समझ नहीं आते, कुछ बोलो, आखिर क्या परेशानी है? माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। भरी हुई तिजोरी देखकर बेकार में ही मेरे मायके वालों ने इतना मोटा दहेज दिया। उस औरत के बेटे बहू उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन के घर में राशन खत्म हो जाता है। ये देखकर सुमन बड़ी परेशान होती है और तभी वहाँ नैना आकर अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं आज खाने में क्या बना है। वो बहू, तू मुझे थोड़ा सा समय दे, राशन खत्म हो गया है, मैं अभी किराने की दुकान से राशन लेकर आ जाती हूँ। अपनी सास की परेशानी देखकर नैना भी परेशान हो जाती है और आंखें बंद करके अपनी बहन को मन ही मन याद करती है। दीदी, राशन खत्म हो गया है और माँ जी बहुत परेशान है, वो दुकान से उधार राशन लेकर आए। उससे पहले आपको मदद करनी होगी माँ जी की। मैं यहाँ माँ जी के सामने आपका जादू नहीं कर सकती। दिव्या अपनी बहन की आवाज सुन लेती है और अपने कमरे में बैठी चुटकी बजाकर अनाज का भंडार भर देती है। पर माँ जी, अनाज भंडार तो भरा हुआ है, फिर आपको कौन सा राशन लेने जाना है? अरे ये कैसे हो सकता है, ये अनाज भंडार कैसे भरा हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था, ये सब कैसे हो गया? माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप जाकर आराम कीजिए, आज मैं आपका मनपसंद का खाना बना दूंगी। सुमन को कुछ समझ नहीं आता और ना ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास होता है। अब सुमन वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन की दोनों बहू इसी तरह से अपने घर को चलाती। ऐसे ही एक दिन सूरज परेशान ऑफिस से घर आता है। सूरज को परेशान देखकर दिव्या सूरज से कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दिव्या, ऑफिस में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई और इसलिए मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया। तुम तो जानती हो ना माँ के ऊपर कितना कर्जा है। माँ ने वो कर्जा हमें पढ़ाने के लिए लिया था, पर लगता है माँ ने जो कर्जा हमारे लिए लिया वो हम कभी नहीं चुका सकेंगे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान सूरज सारी रात नहीं सो पाता, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है।
अपने बीमार पति को देख अब दिव्या से रहा नहीं जाता और वह अपने पति को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है। पर तभी वहां उसकी सास सुमन आ जाती है, जो दिव्या को जादू करते हुए देख लेती है। ये तो क्या कर रही थी बहू? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा तू सूरज के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। बहू सच बता, तू कोई काला जादू तो नहीं जानती? नहीं माँ जी, मैं कोई काला जादू नहीं जानती। मैं तो बस सूरज जी की तबीयत ठीक कर रही थी। पर तू बिना दवाई के सूरज की तबीयत कैसे ठीक कर सकती है? अब सुमन दिव्या से सवाल जवाब करने लगती है। दिव्या के पास सुमन के किसी भी सवालों का जवाब नहीं होता और वो डर जाती है। पर तभी वहाँ नैना आ जाती है, जो चुटकी बजाकर सुमन के सामने पैसों का ढेर लगा देती है। ये देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि हम दोनों बहनें जादुई हैं। हम दोनों के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। अगर मेरी दोनों बहुएं जादुई हैं तो वो इतने दिनों से इस गरीब घर में क्यों रह रही थी? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई? माँ जी, हम जादू का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए नहीं कर सकते। बस यही वजह है कि हम गरीबी में जी रहे हैं और हमारा जादू लंबे समय तक नहीं रहता। बस हमारा जादू उतने ही समय तक रहता है जितनी देर हमें इस जादू की जरूरत होती है। माँ जी, आपसे एक विनती है, आप अपने अलावा हमारे इस जादू की राज को किसी से मत बताना। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और एक बात माँ जी, हमें आपकी याददाश्त को मिटानी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आपकी जान खतरे में है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने जादू का सही इस्तेमाल करना और तुम मेरी याददाश्त मिटा सकती हो। शुक्रिया माँ जी हमें समझने के लिए, पर आपको हमारे साथ अभी अपने कमरे में जाना होगा। ठीक है बहू। इस तरह से सुमन के कहने पर नैना और दिव्या अपनी सास की याददाश्त मिटा देती है और एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से नैना अपनी सास को कुछ पैसे देती है और उन पैसों से सुमन अपना सारा कर्ज उतार लेती है। और इस तरह से मुसीबत आने पर ही सुमन की बहुएं अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं। और लंबे दांतों वाली बेटी नकुशा रहा करती थी, जिनकी एक छोटी सी समोसे की ठेली थी। वे दोनों माँ बेटी उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, 10 के 2। आंटी जी जरा हमारे लिए भी समोसे लगा दो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आंटी कुछ भी कहो, आपके हाथों के समोसे की बात ही अलग है। ऐसे ही इन दिनों माँ बेटी की दुकान अच्छी खासी चल रही होती है। कुछ दिनों से उस दुकान पर खड़ी नकुशा पर कुछ लड़के अपनी बुरी नजर रखे हुए थे। भाई कुछ भी कहे, बेशक से लड़की काली और दतली है, लेकिन फिगर कमाल का है। हाँ भाई, कह तो तू सही रहा है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वे दोनों लड़के नकुशा को अकेला पाकर उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। और छमिया, हमें भी अपने इन हाथों से समोसा खिला दे। ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? मैं क्या तुम्हें छमिया नजर आती हूँ? और डार्लिंग, तुम क्या किसी छमिया से कम हो? तुम लोग जाते हो या फिर मैं चिल्ला दूं और भीड़ इकट्ठी करो। नकुशा की इतना बोलते ही वहाँ दोनों लड़के उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई भी नकुशा की मदद नहीं करता। लेकिन तभी एक लड़का नकुशा को लाचार देख उसके पास उसकी मदद करने आता है और उन दोनों गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है और साथ ही वहाँ खड़ी भीड़ से भी बोलता है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की अकेली उन गुंडों के बीच फंसी हुई है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है। ऋतिक की आवाज सुनकर वहाँ पर खड़ी भीड़ अपना सर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। तभी नकुशा ऋतिक से कहती है, आपने मेरी मदद करी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। नकुशा जी, आप मुझे भी समोसे खिला सकती हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ऋतिक नकुशा के ठेले पर आए दिन आया जाता रहता था और ऐसे ही इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रहती। लेकिन कहीं न कहीं ऋतिक नकुशा को बहुत ही पसंद करने लगा था और नकुशा भी ऋतिक को बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन नकुशा के मन में ये डर था कि उसके काले रंग और दांत की वजह से शायद ऋतिक उसे पसंद नहीं करता हो। लेकिन नकुशा को ये नहीं पता था कि ऋतिक उसके रंग रूप को नहीं बल्कि उसके मन को प्यार करता है। ऐसे ही एक दिन ऋतिक नकुशा की कहीं बाहर चलने के लिए कहता है। नकुशा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम बाहर घूमने चल सकते हैं? बाहर? लेकिन मैं कभी बाहर नहीं गई। अरे तुम टेंशन मत लो, हम बस यहीं किसी रेस्टोरेंट तक जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे।
अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। अगर माँ को पता चल गया तो मैं बहुत गुस्सा होंगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम टाइम से घर आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन ऋतिक और नकुशा किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ ऋतिक ठान लेता है कि आज वे नकुशा से अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तब ऋतिक नकुशा से कहता है, अच्छा नकुशा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होगा ना? मेरा और बॉयफ्रेंड? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको लगता है मेरी शक्ल देख के मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है, तुम्हें देखकर तो हर कोई तुम पर जान देने को राजी होगा। बहुत अच्छा मजाक था। अच्छा नकुशा, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं। नकुशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी माँ से आकर घर पर शादी की बात कर सकता हूँ। नकुशा ऋतिक की ये बातें सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वे ऋतिक को भी पसंद करती थी और वे ऋतिक के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद नकुशा कहती है, ऋतिक तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? तुम्हें मेरे रंग और इन दांतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। अब जल्दी बताओ कि मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी माँ से शादी के लिए बात करूँ? जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम जब मर्जी मेरे घर आ सकते हो। ऋतिक नकुशा के कहने पर उसकी माँ से उसकी शादी के लिए बात कर लेता है और नकुशा की माँ भी राजी हो जाती है। और जब ऋतिक नकुशा को शादी करके अपने घर ले आता है तो ऋतिक की माँ सुमित्रा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हे भगवान जी, मैं क्या देख रही हूँ? तुझे कोई और नहीं मिली थी? ये जो कलमुही और दतनी उठा के ले आया, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नकुशा बहुत अच्छी लड़की है। उसका रंग बेशक सांवला है, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। मैं दिल का क्या चाट डालूंगी? गली मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या होगा? हैरान, सत्यानाश कर दिया। ऋतिक अपनी माँ को बहुत समझाता है, जिसके बाद वो अपना तो लेती है उसको, लेकिन उसको आए दिन वे ताने सुनाया करती है। एरिया कलमुही दंतली कहाँ मर गई? जी माँ जी, सुन, घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तू अपना ये गंदा सा मुखड़ा जरा छुपा कर रखना। पर माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको मेरे चेहरे से क्या लेना देना? तेरे चेहरे से क्या लेना देना? अगर उन लोगों ने तेरा चेहरा देख लिया ना तो वे घर छोड़कर वापस चले जाएंगे, और तेरे ये लंबे लंबे दांत किसी चुड़ैल से कम नहीं लगते। हाँ। नकुशा अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती और वे मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाती है। और नकुशा एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी, लेकिन उसके काले रंग और लंबे दांतों की वजह से उसकी सास हमेशा उसे ताने सुनाती रहती थी। लेकिन नकुशा कभी भी उनकी बातों का बुरा नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन नकुशा छत पर कपड़े डालकर आ रही होती है, लेकिन तभी एकदम से बारिश होने लगती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, ओ ततली, कहाँ चली गई कलमुही? तुझे दिखाई नहीं देता कितनी जोर से बारिश हो रही है और छत पर कपड़े सूख रहे हैं? माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी सारे कपड़े लेकर आती हूँ। नकुशा अपनी सास के कहने पर छत से कपड़े उतारने चली जाती है, लेकिन छत पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से कुछ अलग ही देखने को मिलता है। जब नकुशा कपड़े उतारने लगती है तो बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसके शरीर का काला रंग छूटने लगता है, जिससे नकुशा परेशान हो जाती है और वे खुद से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने गोरेपन को छुपाने के लिए जो काला रंग लगाया था वे तो बारिश की वजह से धुल गया। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। नकुशा छत पर परेशान होने लगती है कि आखिर वे इस बारिश से कैसे बचे, लेकिन उसका काला रंग सारा धुल चुका था। और तभी नीचे बैठी उसकी सास सोचने लगती है, अभी तक नकुशा नीचे क्यों नहीं आई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन तभी सुमित्रा छत पर चली जाती है और देखती है कि नकुशा आखिरकार काली से गोरी कैसे हो गई। तभी उसकी सास नकुशा को आवाज लगाती है, नकुशा, तू इतनी काली थी और फिर गोरी कैसे हो गई? अपनी सास की बातें सुनकर मजबूरन नकुशा को अपनी मजबूरी बतानी पड़ती है, लेकिन तभी वहाँ ऋतिक भी आ जाता है और नकुशा को देखकर हैरान हो जाता है। और ऋतिक नकुशा से कहता है, माँ जी, और ऋतिक, मैंने आप लोगों से ये बात छुपा रखी थी। जब पापा गुजर गए थे तभी से मेरी माँ ने मेरे गोरे रंग को छुपाने के लिए मेरे ऊपर काला रंग लगा दिया था, क्योंकि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे और मेरी माँ को हमारा घर चलाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। लेकिन एक दिन मेरे इस गोरे रंग की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आए दिन मुझे लड़के छेड़ते रहते थे, जिस वजह से मेरी माँ डर के रहने लगी थी, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। तभी मेरी माँ ने ठान लिया कि मेरे गोरे रंग को वो छुपाने के लिए मेरा पूरा शरीर काला करके रखेगी। लेकिन ये सच आज आप लोगों के सामने खुल गया। माफ करना ऋतिक, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, फिर भी आपने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे शादी करना चाहा। और माँ जी, आपने मुझे इस काले रंग में एक्सेप्ट किया। देखा,
माँ मैं कहता था ना, काला गोरा कुछ भी नहीं होता, बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए। नकुशा का गोरा रंग देखकर और ऋतिक की बात सुन के सुमित्रा को उसकी गलतियों का एहसास होता है और वे नकुशा को अपना लेती है, जिसके बाद सारा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।